नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। मार्केट क्लोज होते होते इस हफ्ते हमने देखा जो मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल रहा, उसके बाद थोड़ी तेजी देखी। तो आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है, कैसे होने वाले हैं आने वाले वीक के ट्रिगर्स, ये सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी। प्रदीप जी फाउंडर एंड सीईओ है पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, जो वीक की क्लोजिंग होते होते हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखी हमने, तो आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? देखिए मैम, एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी कोई वीकनेस है, और 25,250 जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक चीज हमें मार्केट को लेके, इंडेक्स को लेके जैसे ही हम व्यू देंगे उसके पहले एक चीज पूरा क्लियर रखना है कि लास्ट 2 से 3 महीनों में ऑलरेडी इंडेक्स ने क्या है 14% का रिटर्न दे दिया है। सो एक नॉर्मल सा चीज है कि 14% 13% ऑलरेडी चल चुका है निफ्टी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन आ रहा है। मुझे लगता है कि हायर टाइम फ्रेम में 25,700 25,650 एक रेजिस्टेंस के तौर पे अभी मार्केट में काम हो रहा है, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 25,250 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मार्केट में काम हो रहा है। सो जब तक 25,250 इसके ऊपर है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आज लास्ट 1 घंटे में रिकवरी आया है, अभी डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है 25,416 के आसपास, डे हाई भी ऑलमोस्ट 25,470 के आसपास। तो आई बिलीव कि नेक्स्ट वीक देखते पहले कि सैटरडे संडे तो छुट्टी है कि मंडे, उससे पहले अगर कुछ ज्यादा ग्लोबली चेंजेस नहीं हो जाएगा, सो आई बिलीव कि मंडे पॉजिटिव ही ओपन होगा, क्योंकि सेंटिमेंट तो खराब नहीं है अभी। ऑल राइट, पॉजिटिव हैं आप आने वाले वीक को लेकर। डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो एक न्यूज आई थी कि रक्षा मंत्रालय ने 1,05,000 करोड़ के 10 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है, और इसके लिए जो स्वदेशी कंपनियां हैं, ये कहा गया है कि उन्हीं को ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इस जो महाडील हम कह सकते हैं, इसका जो असर है वो डिफेंस सेक्टर पे क्या पड़ने वाला है, और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में हम क्या क्या उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए नेहा मैम, मैंने आपको लास्ट आई थिंक एक हफ्ता पहले भी बताया था, मैं डिफेंस में सुपर बुलिश हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ एक ऐसा सिचुएशंस रहता है ना हर एक देश के लिए, कि एक टर्न अराउंड रहता है कि अभी कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट चलने वाला है। आई बिलीव कि ये जो लास्ट बजट था, कंजम्पशन को लेके, कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकसिंग था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया एंड पाक का टेंशन एंड ग्लोबली एक वार का जो माहौल बना है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचने पर अभी मजबूर हो चुका है कि नहीं, डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही बजट होगा ना, बजट में आप देखेंगे कि ज्यादा एलोकेशंस जो है डिफेंस सेक्टर को मिलेगा, एंड डोमेस्टिक जितने भी कंपनी है आप देखेंगे, बीईएल जैसे स्टॉक, एचएल जैसे स्टॉक्स को हर हफ्ते हर मंथ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बिफोर द दिसंबर एक बार टॉप बना सकता है। और आई बिलीव देश के लिए जो मोदी जी का एक सपना है, विकसित भारत 2047, तो विकसित भारत 2047 में एक इनिशिएटिव है रेलवे, एंड फर्स्ट है डिफेंस, सेकंड है रेलवे। ये दोनों जो थीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक भी चैलेंज है कि कमिंग डेज में और कैसे इसको आगे लेके जाए। सो बेसिकली माय इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर। मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ डिफेंस सेक्टर्स को लेके। और इस बीच क्या हुआ था, डिफेंस सेक्टर आज से 7 साल 8 साल पहले इतना फोकस में नहीं था, आज से बस 3 साल पहले ही, 2 साल पहले ही फोकस में आया। हमने देखा इंस्टेंट विद इन द 1 ईयर टॉप भी बनाया, और टॉप से हमने देखा था उस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल का फंड लॉन्च हुआ, डिफेंस फंड, एचडीएफसी डिफेंस फंड लॉन्च हुआ। ऐसा तो बहुत सारे निवेशक है जिन्होंने पैसा लगाया था रिटर्न देख के कि 130% का रिटर्न, चलो पैसा लगा देता हूँ, 100% का रिटर्न, चलो पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन बाद में हमने देखा वही रिटर्न, जो एक बबल चल रहा था मार्केट में, वो फटा एंड बाद में नीचे आया। सो द कंसर्न इज वैल्यूएशन। अगर हम फंडामेंटली देखेंगे, अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माहौल ऐसा बन जाता है कि स्टॉक जो है, जो फंडामेंटली रिएक्ट करने से पहले जो
सिचुएशन है उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो अभी भी डिफेंस के साथ यही चल रहा है, एंड आई बिलीव नेक्स्ट ईयर बजट में बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस डिफेंस सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थीम ही रहा है विकसित भारत 2047 का एक टारगेट है। सो आई बिलीव नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, मैं तो बुलिश हूँ। तो देखा आपने, मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा है, और हर दिन मार्केट के मूवमेंट्स के साथ लोगों को कंफ्यूजन होती है। बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि सही टाइम पे ट्रेड कैसे करें, कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। ये डिसीजन लेना टफ होता है, स्पेशली जब आपके पास टाइम ना हो मार्केट को ट्रैक करने का। इसके लिए जरूरी है सही गाइडेंस। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है यूनिवेस्ट। ये ऐप आपको हर स्टेप पर एक्सपर्ट गाइडेंस देता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। यूनिवेस्ट ऐप पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट, recommendations in equity, futures, options और commodities, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टूल्स जैसे वेल्थ बास्केट्स, रियल टाइम अलर्ट्स, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस भी बताया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, तो दिन का देखें तो सिर्फ 6 रुपए। हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, बस 1 रुपए में आपको मिलेंगे 3 स्टार्टिंग ट्रेड्स और अप टू 80% डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। अगर आपके पास ऐप पहले से डाउनलोड है तो डीआरएस कूपन कोड यूज करके बड़ी सेविंग्स का फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। डिफेंस सेक्टर की शेयर्स को लेकर आप बुलिश हैं, आपने बीएल और एचएएल के बारे में भी बताया। कोई और शेयर्स हैं जो आपकी जिन पे नजर रख सकते हैं? देखिए बीएल बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो 270 से इसमें लॉन्ग करके बैठा हूँ, और बहुत सारे हमारे क्लाइंटों को भी हमने बताया है कि आप बाई करो। डिस्क्लेमर है, मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,12,000 करोड़ के आसपास, पैड भी है ऑलमोस्ट 5,300 करोड़ के आसपास नीट पैड पोस्ट किया है। आप देखेंगे लास्ट 3 साल का कंपाउंडिंग जो सेल्स ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15.6% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हो रहा है। बाकी जो हिंदुस्तान एच एल है बेसिकली आप देखेंगे एच एल में भी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास नीट पैड पोस्ट किया है, और इनफैक्ट जिस तरीके से 4,800 4,700 के आसपास एक बार सपोर्ट बना रहा है, आई बिलीव कि ये भी काउंटर कमिंग डेज में और भी ऊपर जाने वाला है। बट मेरा एक थीम है, मेरा एक ऐसा स्ट्रैटेजी है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, आप 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए, करेंट जोन से नहीं। लाइक एल में अभी 4,990 के आसपास चल रहा है। अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है, आप 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50,000 मुझे लगता है कि 4,400 से लेके 4,750 4,800 के आसपास आपको निवेश करना चाहिए। मेरा जो टारगेट है बहुत बड़ा है, मेरा टारगेट है 7,500, तो दिसंबर से पहले पहले मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आप 1.5 से 2 साल टाइम देते हो, मुझे लगता है कि 8,500 9,000 भी पॉसिबल है, लेकिन बाय ऑन डीप आपको करके जाना है। अभी आप 50% निवेश करके जा सकते हो, बाकी 50% एक डीप में कीजिए। तो बीएल को लेके मैं पॉजिटिव हूं, और हेल को लेके मैं पॉजिटिव हूं, पारास डिफेंस को लेके मैं पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि पारास में जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद भी आप एडजस्टेड करने के बाद आप देखिए मोटा मोटा पॉजिटिव भी है। पारस डिफेंस पे तो फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग होते हमने देखा कि अपर सर्किट भी लगा उसमें। तो यस एग्जैक्टली बिकॉज देखिए जब क्या होता है ना, लिक्विडिटी कंसर्न, जब भी कोई स्टॉक में हम निवेश करते हैं ना, जो स्टॉक के अगर प्राइस मान लीजिए 5,000 6,000 4,000, तो रिटेलर जो निवेशक है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचता है कि मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। लेकिन जब भी वो स्प्लिट हो जाता है ना, तो थोड़ा उनको कम दिखता है कि नहीं 900 पे आ गया 800 पे आ गया, तब उनका साइकोलॉजिकली एक थिंकिंग ऐसा है कि नहीं चलो पैसा डाल ही देता हूं। आप देखेंगे एमआरएफ टायर को लेके कोई बात नहीं करता। अब जितने भी लोग फंसा हुआ है ना एमआरएफ टायर को लेके, कोई भी फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि एमआरएफ टायर जो है रिटर्न दे ही रहा है, और एमआरएफ टायर बहुत कम लोगों के होल्डिंग पे है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर शेयर कौन खरीदेगा। जो लोग फंसा हुआ है, मैक्सिमम फंसा हुआ है 100 के नीचे वाले जो शेयर है उसमें। ये तो बात सही है आपकी। प्रदीप जी, चंदन जी हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आरवीएनएल पर मुझे प्लीज राय दीजिए प्रदीप जी, मैं बाय करूं या सेल इस समय, मतलब और बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए आरवीएनएल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, द कंसर्न इज वैल्यूएशंस। तो मुझे नहीं लगता कि करेंट जोन सही है बाई करने के लिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वीक एक सेलिंग प्रेशर हुआ है ऑलमोस्ट 405 से, हमने देखा कि अभी 390 के आसपास चल रहा है।
आपको अगर सिंपल इन्वेस्ट करना है 50% करेंट जोन से एंड बाकी 50% मुझे लगता है कि एक बार डीप में आपको करके जाना है, 365 से लेके 375 के बीच कभी भी आता है तो उस जोन पे आपको आरवीएनएल को ऐड करना है। क्योंकि मैं 50% क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए बाई चांस नीचे ही नहीं आया, ऊपर चला गया, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें डाउन साइड पॉसिबल है। 365 से लेके 375 एक पोटेंशियल वैल्यू जोन है, आपको वहां पे बाय करना है। राइट, तो आप कह रहे हैं आरवीएनएल बाय ऑन डिप की आपकी सलाह है इसके लिए। और अगर किसी को खरीदना है तो 365 से 375 के लेवल्स के बीच में खरीदने की सलाह है आपकी। प्रदीप जी, तो रेलवे सेक्टर में अब आपके कौन से फेवरेट शेयर्स हैं, ये बताइए कि जो हम हमारे व्यूअर्स के भी काम आए। देखिए रेलवे में अनेक बहुत सारे कंपनी है, बाकी मुझे बीएमएल अच्छा लगता है। टीटा का रेल भी मुझे वैल्यूएशंस के हिसाब से सही लग रहा है। देखिए टीटा का रेल में क्या हुआ ना, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, फंडामेंटल भी देखेंगे वो भी जबरदस्त है। सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 270 करोड़ के आसपास पैड भी है। जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 महीने में नीचे आया, ऑलमोस्ट 1820 से ऑलमोस्ट स्टॉक नीचे आते आते 687 के आसपास बॉटम बना के फिर से अभी ऊपर जा रहा है। आई बिलीव एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 995 के आसपास, जैसे ही 995 क्रॉस करेंगे और सस्टेन करेंगे एक दो हफ्ता भी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक काउंटर आपको 1250 से लेके 1300 के भाव आने वाला है। सो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करेंट जोन से। अगर आप बाय करके जाते हो तो 875 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 1250 से लेके 1300 के भाव नेक्स्ट 6 से 8 महीने का मेरा एक व्यू रहेगा। और और बीएमएल भी मुझे अच्छा लगता है। बीएमएल पे देखिए रिसेंटली बीएमएल बहुत एक्चुअली चल चुका है, हमने देखा कि 3800 3700 के आसपास जिस तरीके से सपोर्ट लिया है उसके बाद से लगातार चल रहा है। मैं बीएमएल को बाय करना पसंद करूंगा। 4400 कभी आता है तो 4300 कभी आता है, तो उस जोन के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप मैं करना पसंद करूंगा। उस केस में 3800 3850 के बीच एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मेरा जो टारगेट रहेगा 4850 एंड मुझे लगता है कि एक बार 5200 के आसपास जो ऑल टाइम हाई है वो भी टच करने के लिए रेडी हो रहा है। ये दोनों काउंटर मुझे अच्छा लगता है। आईआरसीटीसी भी बढ़िया है, लेकिन आईआरसीटीसी अभी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। आईआरसीटीसी बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा अबव 850, अभी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आईआरसीटीसी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए एक बार 850 अगर इसके ऊपर जाता है उस केस में यहाँ पे बाई करने का सलाह रहेगा। अब टेक्स्ट मैक्रो रेल भी मुझे अच्छा लगता है, 171 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 155 से लेके 150 के आसपास कभी मिलता है। देखिए बहुत लंबा है, दूर है, अभी तो 171 चल रहा है, 155 हो सकता है कि आने में और 1.5 महीने लग जाए। लेकिन मैं बोलूंगा स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है, आप पेशेंस जो है रखिए एंड उसके हिसाब से आपको अगर वैल्यूएशंस के साथ जाना है तो 155 150 के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा रिसेंटली 185 के आसपास एक टॉप बनाया, 185 में टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हो सकता है कि इट विल टेक 2 मंथ्स, बट आई बिलीव 155 150 के जोन में आपका बाइंग होना चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 125, फिर से टारगेट रहेगा मेरा 195 एंड 200 के ऊपर। ऑल राइट, तो आपने बीएमएल, टीटागढ़, आईआरसीटीसी, टेक्स मार्को रेल सबके आपने टारगेट, स्टॉप लॉस और रेंजेस जो आपके सजेशन है उस हिसाब से बता दिया। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं कि इनको वैसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं 4 से 5 स्टॉक्स के बीच, तो वो आपका रिकमेंडेशन मांग रही हैं। देखिए मुझे लगता है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 4 to 5 स्टॉक्स, तो नंबर वन कंपनीज GRSC। मुझे लगता है कि GRSC में गार्डन रीच जो है इसमें पोटेंशियल है। अभी 2970 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग जोन होना चाहिए 2750 से लेके 2850। कभी भी अगर इस भाव में आता है करेंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है आई बिलीव यहाँ से भी और 100 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल है। अगर 100 पॉइंट नीचे आता है आप एक बार बाय कीजिए, उस केस में स्टॉप लॉस होगा 2550 और अगेन टारगेट रहेगा 3200, उसके बाद 3600 के आसपास टारगेट रहेगा। तो ऐसे क्या करेंगे ना, आप सेफ हो जाएंगे।
अभी करंट जो वॉलेटिलिटी है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है, तो आप करंट जोन से थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी रहेगा HEXT, हेक्सावायर टेक्नोलॉजी, 866 के आसपास चल रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल है, आईपीओ हाई के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। सो आई बिलीव कि यहाँ पे आप करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 785 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 866 चल रहा है, कभी भी अगर आपको 830 से लेके 840 के बीच में मिले तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए, क्योंकि बाई ये स्टॉक देने का रीजन भी है, क्योंकि देखेंगे कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया मार्केट में बीच में, जियो पॉलिटिकल टेंशन, स्टॉक 815 के नीचे नहीं आया, इंडिया पाकिस्तान न्यूज आ गया, स्टॉक 815 के नीचे नहीं आया। बीच में निफ्टी ने 24,490 के आसपास एक डीप भी लगा के ऊपर आया है, फिर भी स्टॉक 815 के नीचे नहीं आया। सो कहीं ना कहीं आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है स्टॉक के लिए, और आई बिलीव बहुत जल्दी स्टॉक 900 क्रॉस करने वाला है। अगर एक बार 900 क्रॉस करता है, उस केस में आप देखेंगे कि स्टॉक 1050 से लेके 1100 के आसपास जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। बट स्ट्रिक्टली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 785। सेकेंड स्टॉक मेरा रहेगा एनबीसीसी। एनबीसीसी में मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एंड इनफैक्ट एनबीसीसी का जो फंडामेंटल है स्ट्रांग है, बट एनबीसीसी बाय करना है आपको 130 अबव, 130 के ऊपर एनबीसीसी आपको बाय करना है। उस केस में आप देखेंगे कि टारगेट रहेगा 145 एंड सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 185 के अराउंड। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखना है। अगर 130 क्रॉस करता है उस केस में स्टॉप लॉस होगा 112, 112 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है कि एनबीसीसी में भी अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल है। फोर्थ जो स्टॉक रहेगा मेरा एसजीएस एंटरप्राइज लिमिटेड। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अच्छा पोटेंशियल है। जिस तरीके से लास्ट 2 से 3 हफ्ता एक हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है और मेंटेन कर रहा है, आज भी क्लोजिंग हुआ 1277 के आसपास, 1300 के ऊपर भी गया था, सस्टेन नहीं हो पाया। आई बिलीव 1300 के ऊपर बहुत जल्दी स्टॉक जाने वाला है, तो आप करंट जोन से बाय करके जाइए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 1180। ये ऑल जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ, एक 6 से 8 महीने का व्यू आपको रखना है। 1180 रहेगा स्टॉप लॉस, एंड इसमें टारगेट जो मेरा रहेगा 1350 पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 1450। 1450 सेकंड टारगेट के लिए आपको एसजीएस को करंट जोन से बाय करके आप जा सकते हो। अगर यहाँ से 10 रुपीज 20 रुपीज नीचे भी मिलता है तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप ये 4 स्टॉक को बाय ऑन डीप करके जाइए, और डिस्क्लेमर है, चारों स्टॉक को हमने अलग अलग जो है चैनल पे डिस्कशन किया है और हमारे क्लाइंटों के साथ भी हमने शेयर्स किया है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली इसमें लॉजिक, साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल चारों चीज जो है कॉम्बिनेशन है। आप अगर नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रख रहे हो तो इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। राइट, तो आपके सजेशन जीआरएससी, एचएएक्सटी और एनबीसीसी एंड एसजीएस 6 to 8 months का आपका व्यू है जिस पे आपने सजेशन दिया है। तो ग्रीष्मा जी, आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा अच्छे से। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास बाइंग रेट है मेरा 3023 का ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के इनके पास शेयर है 150, तो इस पर आपका सजेशन मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बाइंग प्राइस 3023 है इनका। देखिए, मुझे लगता है अभी 2988 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2830। एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास नीट पैड भी पोस्ट किया है, लिक्विडिटी का इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे होने वाला है। एंड आई बिलीव कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करेक्शंस, नंबर 1 प्राइस करेक्शन, सेकंड इज टाइम करेक्शंस। तो इसमें प्राइस करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है। जब टाइम करेक्शन होता है ना, मिनिमम 6 to 8 वीक्स चलता है कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी खत्म नहीं हुआ, और भी 1 से 1.5 महीना लग सकता है कंसोलिडेशन। तो एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2830। ऑलराइट, तो निशान जी आप बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2830 एज पर प्रदीप जी। हमजा जी हैं, पूछ रहे हैं कि पहले तो आपको विश कर रहे हैं प्रदीप सर कि बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर देखकर, और फिर पूछ रहे हैं कि कैन आई एंटर पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड एंड एमआरपीएल, और कह रहे हैं कि अगर एंट्री करें तो किन लेवल्स पर करें
और एग्जिट का भी पहले ही पूछ रहे हैं कि अगर एग्जिट करें तो किन लेवल्स पर ओके, करें। मैं पहले एमआरपीएल बता देता हूँ। 150 के आसपास अभी चल रहा है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि एक बार आप बने रहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ठीक ठाक हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 170 से लेके 175 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। और तो फर्स्ट, एंट्री लेवल पे ये पूछ रहे हैं, तो लेवल्स किन पे एंट्री कर सकते हैं एमआरपीएल देखिए में? करेंट जोन से आप एंट्री करके जा सकते हो। एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 145 के आसपास, सपोर्ट लेके ऊपर आया है। और ब्रेकआउट जोन भी 150 के आसपास ही ब्रेकआउट जोन है। तो आई बिलीव करेंट जोन से आपको बाई करना सही होगा। इस केस में स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 135 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 165 से लेके 170 का भाव आ जाना चाहिए। और और पहला स्टॉक आपने बताया क्या? दूसरा था इनका पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड। ओके, देखिए बेसिकली पेनी स्टॉक है ये। इसमें इन्वेस्ट करना मतलब बहुत मुश्किल है। 400 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। मतलब कोई अगर इंटरडे में 40 लाख का भी बाइंग ऑर्डर लगा देगा तो ये अपर सर्किट चले जाएंगे। तो एक बार बेटर होगा बहुत जल्दी जैसे ही आपको मौका मिले एक बार एग्जिट कर जाइए और फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ना कीजिए तो अच्छा है। नो डाउट, देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब नीट 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है। 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है तो 11 करोड़ प्रॉफिट पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रहा है 43% के आसपास। लेकिन जहां पे लिक्विडिटी नहीं है भैया, तो आप इन्वेस्ट करके क्या करोगे? हम्म, सही बात है। तो हमजा जी, आपको एमआरपीएल पे भी सजेशन मिल गया है और पाटिल ऑटोमेशन पे भी। अक्षय गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज अपना व्यू बताइए। इन्होंने दो तीन शेयर्स लिखे हैं। पहला है उसमें से सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल में मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि आज टारगेट भी जो पूछ रहे हैं और स्टॉप लॉस भी पूछ रहे हैं। एक सेवी का न्यूज आया है तो इसके कारण सीडीएस एंटर द ब्रोकिंग काउंटर्स एंड जो है एक्सचेंज काउंटर नीचे है। सीडीएसएल के फिनटेक बीएसई ऑल काउंटर नीचे है। मुझे लगता है कि सीडीएसएल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इफ यू वांट टू बाई फ्रेश, अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। 1620 1630 एक फ्रेश बाई करने का जोन रहेगा और एवरेज करने का भी जोन रहेगा। और अगर आप करेंट जोन से होल्डिंग कर रहे हो इस काउंटर को, मुझे लगता है कि एक बार आप 1550 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये स्टॉक भागेगा 1800 के ऊपर। अगर 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो आपको ऑल टाइम हाई एक बार टच करके जाएंगे। तो एक बार आप बने रहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। मोनोपोली है इनका इंडस्ट्री में। और सीडीएसएल जैसे स्टॉक बहुत सारा रिटेलर्स को पैसा बना के दिया है। एक बार आपका भी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, व्यू होना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं। टाटा टेक पर भी ये पूछ रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। देखिए टाटा टेक जब आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद हमने देखा बुरे तरीके से पेट चुका है, नीचे भी आया था। अभी नीचे आने के बाद क्या होता है, एनालिसिस पे ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस होता है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। मुझे लगता है कि बॉटम बेस हो चुका है 700 के ऊपर। बहुत बढ़िया रैली इसमें अभी बाकी है। जिस तरीके से हमने देखा बार बार 625 630 के आसपास सपोर्ट लिया है। और नो डाउट देखिए टाटा है, टाटा ग्रुप का कंपनी है। ऑलमोस्ट 677 करोड़ के आसपास जो नीट पैट पोस्ट किया आप देखेंगे, ऑलमोस्ट मार्केट कैप भी 28,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। सो आई बिलीव ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवरी होने वाला है। आपका अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से 625 में स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, बहुत जल्दी आप 750 क्रॉस करने वाला है। और एक बार अगर 750 क्रॉस करता है तो उस केस में और भी जो स्पीड के साथ ऊपर जाएगा। और उस केस में आप देखेंगे कि फिर से 850 या 900 का जोन है वो देखने को मिलेगा। टाटा टेक के बाद इन्होंने पूछा है फोक मदर के लिए। ओके, फोर्स मोटर होगा आई थिंक। हाँ, आई थिंक सो। हाँ इन्होंने तो दोनों भी स्पेलिंग गलत की है। क्या नहीं, बताओ। होता है कभी कभी ऐसा। तो इसीलिए ना मैं जब आपने नाम बताया मैं सोचा ये कौन सा कंपनी है। देखिए अभी 14,000 करोड़, 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। रिसेंटली एक टॉप भी बनाया आज के ऑलमोस्ट 14,572 के आसपास। आई बिलीव यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 13,520 से लेके 13,240 के आसपास एक करेक्शन होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 16,000 के आसपास एक टॉप लगाया, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आई बिलीव यहाँ पे बेस अभी नहीं बना है। सो करेंट जोन से एक बार चाहो तो आप एग्जिट करके जा सकते हो। क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि 13,200 13,300 इजीली आपको मिल जाएगा।
अब जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग पे है वह उनके लिए भी यही सजेशन है। मुझे लगता है कि एक बार 13,200 तो आपको इजीली मिलेगा। इनफैक्ट 13,200 भी अगर ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो रहेगा 12,500 के आसपास, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना ऑलरेडी बहुत चल चुका है। और हम्म। ऐसे जो बिग जो शेयर्स रहता है यहाँ पे लिक्विडिटी का थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए हमेशा व्यू रखना है लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। ऑल राइट, तो ओवर वैल्यूएशन है, आप कह रहे हैं कि 13,200 बल्कि 12,500 तक भी आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी इसमें। शशिधर जी हैं, एंट्री लेवल्स पूछ रहे हैं और 1 ईयर टारगेट अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन का। तो बेसिकली अभी 1811 के आसपास चल रहा है, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक 1550 से लेके 1580 आने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। अच्छा। ज्यादा प्रॉफिट नहीं है और ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 32 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट पोस्ट किया है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो 500-700 करोड़ के मार्केट कैप है और एटलीस्ट 50-60 करोड़ तो प्रॉफिट पोस्ट करता ही है। लेकिन ये 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है 41%, लेकिन फिर भी पैट पोस्ट किया है 32। आई डोंट नो व्हाई। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन आप बार बार एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है ऑलमोस्ट 2250 2200 के आसपास, तो फिर से नीचे आने के लिए थोड़ा रेडी हो रहा है। 1550 से लेके 1580 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई इस काउंटर पे ना करे तो अच्छा है। ऑल राइट, फ्रेश बाय की सलाह नहीं है और करंट जोन से एग्जिट कर सकते हैं। शशिधर जी टीडी पावर सिस्टम्स पर भी पूछ रहे हैं एंट्री लेवल्स और 1 ईयर टारगेट। टीडी पावर सिस्टम। देखिए अभी बेसिकली 494 के आसपास चल रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डाउन साइड एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा है, वो रहेगा अपना 465 से लेके 455 के आसपास। मुझे लगता है कि कमिंग सून है, आ रहा है। एक बार आप स्टॉप लॉस में अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टाइम के लिए आपने बाई किया था तो करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है, ऑलमोस्ट एक टॉप लगाया 550 के आसपास, उसके बाद से नीचे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि ये और भी थोड़ा हैवी होने वाला है और 450 इससे पहले तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। बट आप रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 175 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है, तो आप बने रह सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे मुझे लगता है कि ये आने का पोटेंशियल है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं थोड़े बहुत नीचे आने का पोटेंशियल है इसमें। अब प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं सर मुझे शिल्चर टेक्नोलॉजी लेना है और प्लीज मुझे बताइए कि किस प्राइस पर ले सकता हूं मैं इसको। देखिए मुझे लगता है कि करेंट जोन अच्छा है, ऑलमोस्ट 5,590 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 5,600 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जो वैल्यूएशन है चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट है और सपोर्ट लिया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है। क्या होता है मैम, पहले कोई भी स्टॉक चार्ट में ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक जो है रीटेस्ट में आता है। एक तो डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्टली भाग जाता है, लाइक बीईएल, वो बेसिकली नीचे ही नहीं आया। और बहुत सारे स्टॉक में 50-60% स्टॉक ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद फिर से जो अपना रिट्रेसमेंट जोन है वहां पे आता है। तो पर्टिकुलर इस स्टॉक ने क्या किया, रिट्रेसमेंट पे थोड़ा बहुत टाइम बिताया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 5,800 का टारगेट और 6,000 का टारगेट आने वाला है, और 6,000 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन किया तो 6,800 7,000 का भी प्राइस नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको करके जाना है 4,850। ऑलराइट, स्टॉप लॉस 4,850 का लगा दीजिएगा इसमें। प्रभात नारायण जी ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये धाबरिया प्लाईवुड, DHABARIYA इन्होंने लिखा है, डाबरिया प्लाईवुड कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो बेसिकली ये एनएससी पे आई थिंक लिस्टेड नहीं है एंड बीएससी में लिस्टेड है। 380 के आसपास अभी चल रहा है, ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, वही पंपिंग एंड डंपिंग वाला गेम यहाँ पे चल सकता है। 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है एंड प्रॉफिट भी ज्यादा अच्छा नहीं है, स्मॉल कैप है एकदम। यहाँ पे रहना मतलब बहुत मुश्किल आपको हो सकता है। और देखिए बीच में नीचे बहुत रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी, हमने देखा कि 53 से नॉन स्टॉप 10x ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, 500 टॉप लगा के नीचे आ चुका है। सो फिलहाल एक बार अवॉइड कीजिए ऐसे कंपनी को बाय करना, क्योंकि बीएससी में लिस्टेड है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ओनली 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का इशू हो जाता है बहुत। सो ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो, एटलीस्ट क्वांटिटी तो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस नीचे आता है तो इस केस में आपका जो है पोजीशन ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एग्रेसिव व्यू भी है, नहीं यार रिटर्न दिया है तो रख लेते, क्या फायदा है।
देखिए, आई बिलीव कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो कंपनी अगर आप क्वालिटी ले रहे हो तो मेक श्योर वो 400 करोड़ का मार्केट कैप है और आपका 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट, तो इसके लिए आपका सजेशन नहीं है। आचार्य जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर, इरेडा बाइंग प्राइस है इनका 187 का, तो इसमें इस पर क्या करें सर? अभी यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम में एक बार 145 से लेके और हायर टाइम फ्रेम में एक बार 185, इस बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अभी करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कंसोलिडेशन होता है जनरली जो है 8 वीक टू 9 वीक तो मिनिमम चलता ही है। तो अभी भी मुझे लगता है कि 4 से 5 हफ्ता बाकी है कंसोलिडेशन। और जब एंटर द थीम चलेंगे मुझे लगता है कि इरिदा भी चलने वाला है। फिलहाल अभी नहीं, एक बार होल्ड करके जाइए। यहाँ पे ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है, बस कंसोलिडेशन टाइम पास चल रहा है अभी। ओके, कंसोलिडेशन आपके यहाँ भी चल रहा है। SJVN की इनकी बाइंग है आचार्य जी की 102 की, तो उस पर भी आपका व्यू चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज है, कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। यहाँ पे 107 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, अभी नहीं। 107 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है उस केस में फिर से आप देखेंगे कि 125 से लेके 130 का जोन। एंड मेक श्योर बहुत सारे लोगों का SGBN में पोजीशन है, तो स्टॉक अभी इमीडिएटली नहीं चलने वाला। और स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग इतना हाई है कि जितने भी चैनल में मैं जाता हूँ ये क्वेश्चन आता ही है कि SJVN में क्या किया जाए। तो ये चीज है कि आप देखिए, पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है ना, स्टॉक शॉर्ट टाइम फ्रेम में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरीके से हमने देखा कि रिसेंटली 107 108 से ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ मिनिमम 5 टाइम्स रिजेक्ट होके नीचे अभी 98 के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन नो मैटर व्हाट वी थिंक। द मेन थिंग इज कि मार्केट क्या सोच रहा है। तो जी। मार्केट क्या सोच रहा है उसके हिसाब से हमको सोचना है, जरूरी नहीं है हम क्या सोच रहे हैं। तो 98 अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है। लोअर टाइम फ्रेम में 92.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 107 के ऊपर ही फिर से यहाँ पे रैली आएंगे, अभी नहीं। ऑलराइट, 92.50 को स्टॉप लॉस आप मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं और 160 के ऊपर ही आप कह रहे हैं रैली आने की उम्मीद है आपको। सचिन यादव जी हैं, हमारे व्यूअर हैं, इनको आपका सजेशन चाहिए हाईटेक पाइप्स पर। इन्होंने 1000 शेयर खरीदे हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 101.19 का है। 3 मंथ से 1 ईयर का व्यू चाह रहे हैं। देखिए, एक बार एग्जिट करके जाइए तो फिर आप 99 के आसपास ही चल रहा है, अगर मंडे या ट्यूसडे कभी भी। हाईटेक पाइप्स बताया आपने, राइट? जी जी। ओके, सो फिर अभी 99 के आसपास चल रहा है। सो बेसिकली 9900 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि देखिए एक चीज तो क्लियर है, स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ऐसा जो पैटर्न बनाता है, लास्ट टाइम भी एक सैंडविच पैटर्न बनाया, सैंडविच पैटर्न के बाद फिर से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ब्रेकडाउन है। अभी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन भी जाने वाला है, हो सकता है कि और भी नीचे आ जाए 84 85 के आसपास। तो बेटर रहेगा एक बार आप एग्जिट करके जाइए, क्योंकि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है। जो स्टॉक मैंने बताया या जो भी अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल कंपनीज है वहाँ पे आप निवेश कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि और भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मैटर है, और अभी 100 के नीचे ही है अभी। तो 101 102 के आसपास मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस भी है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करने वाला है। और 107 के वहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, उसके बाद 113 पे भी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। स्टॉक बेसिकली डाउन ट्रेंड में है। वीकली चार्ट भी खराब है, मैकडी खराब है, RSI खराब है, जितने भी इंडिकेटर्स देखते सब कुछ खराब ही है। तो मैं यहाँ पे इतना खराब इंडिकेटर है और बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो एक तगड़ा वाला फीलिंग्स आ रहा है कि फिर से स्टॉक 84 85 में आ सकता है। तो एक बार आप अगर बाइंग जोन के आसपास ही चल रहे हो आप, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ऑल राइट, तो सचिन यादव जी, अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो इट विल बी बेटर एज पर प्रदीप जी। आचार्य जी पूछ रहे हैं NMDC पर इन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 71 का है, तो उस पे भी पूछ रहे हैं कि क्या करा जाए। देखिए, मैंने स्टॉक को 95 में बताया एग्जिट करने के लिए, 90 में बताया, 85 में बताया, 80 में बताया, 75 में बताया, 70 में बताया, अभी 68 अभी भी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है वो बेसिकली 63 62 के आसपास है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास बाइंग है 71 के आसपास, सो यू हैव टू मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 60 रुपीज। 60 रुपीज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऐसा एट्रैक्टिव मुझे अभी करेंटली नहीं लग रहा है कि ये आपका ऊपर आ जाएंगे 100 के ऊपर, क्योंकि आप अभी इंडियन मार्केट में क्यों पैसा लगा रहे हो? आप अभी इंडियन मार्केट में इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ स्टोरी के साथ रहना है, इकोनॉमी के साथ रहना है।
ऐसा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे आपका पैसे को आप खुद कंफ्यूज कर रहे हो कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो करेंट जोन के हिसाब से 60 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आई बिलीव कभी भी अगर 73 74 आपको मिलता है तो एक बार एग्जिट आपको करना चाहिए। और अच्छा फंडामेंटल्स कंपनी, फंडामेंटल देखिए बढ़िया है, क्योंकि इसका फंडामेंटल खराब नहीं है। ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 6,500 करोड़ का पैड भी है, फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है। मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट क्या सोच रहा है वो उसको आप भूल जाओ, उसको ही आप देखो, आप और मैं क्या सोच रहे हो उसको आप भूल जाओ। तो सिंपल और मार्केट यही बोल रहा है कि 88 90 से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रेंड खराब है। सो कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो आपको और हमें अभी तक नहीं पता है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस एंड एज पर द मार्केट माई इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है कि आपको एक बार 60 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और कभी भी 74 73 आता है तो एक बार एग्जिट करना बेटर रहेगा। ऑलराइट, 74 73 आता है तो एग्जिट कर सकते हैं और 60 का स्टॉप लॉस लगा लें। ममराज जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप जी वेलकम टू टीआरएस इनसाइट्स, आपको नया मैम को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और कैस्ट्रॉल पर ये सलाह मांग रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, नेहा जी ने हमें इनवाइट किया और मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया। अब मेरा ही थोड़ा बहुत टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से आई थिंक वो एक डेट हम सिलेक्ट कर ही लेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों का इतना प्यार है, डिमांड है, तो देखिए कैस्ट्रॉल में अभी मुझे लगता है कि 220 के आसपास चल रहा है अभी। एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 235 टू 40 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। फिलहाल देखिए फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक व्यू रखना है, उससे पहले मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल है। अभी के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 195 के आसपास, 195 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी स्टॉक 250 आने वाला है, 250 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, 250 क्रॉस करने पे आपको ऑल टाइम एक हाई देते हुए देखेंगे 274 275 के आसपास। फिलहाल अभी वेट कीजिए, होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 195। ऑलराइट, वेट होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 195, और अगर आपने कहा 250 के लेवल्स तक जा सकता है और वो अगर क्रॉस होंगे तो एक ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है इसमें। जी प्रदीप जी, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कि हर हफ्ते साथ में आपके साथ बैठें और हमारे व्यूअर्स को और हम लोग के साथ ज्यादा सवाल आपके साथ ले पाए। तो होपफुली अगले हफ्ते से हमारा एक डे फिक्स हो जाएगा और हमारे व्यूअर्स आपसे जी भर के सवाल पूछ पाएंगे। एकदम एकदम मैं तो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीक ही आपको मैं करके देता है टाइम फिक्स्ड, बट वो मेरा आईआईएम का कुछ प्रोग्राम था, इसीलिए वो इसलिए टाइम हो नहीं पाया। तो अभी मैनी नेक्स्ट वीक। कांग्रेचुलेशंस आपको सेरेमनी के लिए। थैंक यू थैंक यू। हम लोग ने आपको जाने से पहले भी विश किया था। हाँ मुझे याद है। चलिए, एक और हमारे व्यूअर हैं प्रवीण ठाकुर, कह रहे हैं सर JSW इंफ्रा का जो मेरा बाइंग प्राइस है वो इनके 1050 का है और इनके पास 300 स्टॉक्स हैं, तो कह रहे हैं क्या करूं, सेल करूं या अभी होल्ड करूं। कितने प्राइस में है इनका? 1050। JSW इंफ्रा बताया आपने, राइट? जी। JSW इंफ्रा तो कभी 1050 प्राइस आया ही नहीं। अब 356 ऑल टाइम हाई है। 300 है इसका प्राइस। ओके, सॉरी 300 305 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 284 285 के आसपास एक सपोर्ट है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपके पास है एक बार बने रहिए। 320 एक रेसिस्टेंस है, अगर 320 क्रॉस करता है उसमें मुझे लगता है कि फिर से न्यू 52 एक हाई इसमें पॉसिबल है। बाकी अभी एक बार आप वेट करके जाइए, होल्ड करके जाइए। फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो 285 284 के आसपास उस टाइम पे आप एवरेज भी करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको उस केस में मेंटेन करके जाना है 245। ऑलराइट, 285 पे आप कह रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं। यस, एवरेज एंड फ्रेश बाय का जो जोन रहेगा 285 और 284 के आसपास। 245 पे स्टॉप लॉस आप सजेस्ट कर रहे हैं। यस। So Praveen ji, you've got your inputs here, and रवि जी हैं, राजीव जी हैं, पूछ रहे हैं सैजिलिटी पर, SAGI LITY, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 43.18 का। यस, मुझे लगता है कि आपको एक बार वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को, क्योंकि एक दिन पहले आई थिंक कुछ न्यूज भी था इसमें पॉजिटिव। सो बेसिकली आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 37.50 के आसपास, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 50 के आसपास टारगेट बन के आ रहा है।
तो 50 के टारगेट के लिए एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 37.50। ऑलराइट, 50 का टारगेट आप देख रहे हैं इसमें, और स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 37.50 का लगा दिया जाए। राइट, प्रदीप जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स ने भी खूब जम के सवाल पूछे हैं आज, तो कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच नेहा मैम, एंड मैं बहुत जल्दी दिल्ली में भी आने वाला हूँ, होपफुली मीटिंग हो जाएंगे। एंड देखिए, जो भी स्टॉक्स पे हमने बात किया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक हमारे पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया है, हमारे जो प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें भी है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो एक बार खुद से स्टडी कीजिए, निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नए शो थैंक के साथ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आप लोगों को हमारा शो आज कैसा लगा, प्लीज हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कोई सजेशंस देना चाहते हैं या फिर आप हमें देखना चाहते हैं कुछ और चीजें इस शो में, तो प्लीज लेट अस नो, वील ट्राई टू इनकलकेट ऑल दैट। आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।